हेलो जी, नमस्कार। क्या है हालचाल भाई सभी के। तो आज एक फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ आ गया, एक नया टॉपिक लेकर के। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी को स्वागत है। ठीक है, विधि मेड इजी आपका हार्दिक स्वागत करता है भाई। तो जैसा कि कल BA LLB फर्स्ट ईयर वालों का पेपर है, ठीक है, और उन्हीं का फरमाइश था, कुछ चुनिंदा मेरे स्टूडेंट्स का जो है वो फरमाइश था कि एक टॉपिक ज़रूर आएगा जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या नाम है उसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर पैराग्राफ लिखने को आएगा। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पता नहीं है। तो इस पर उन्होंने बोला कि बता देने के लिए एक बार ब्रीफ दे देने के लिए, ताकि जो है आराम से हम पेपर में लिख सकें। देखो, ये रटने का चीज़ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना आसान टॉपिक है, रटना ही नहीं है इसमें। कहानी के तौर पर क्या करना है, बस सुनना है और कल के पेपर में जा कर के क्या करना है, बस लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस भी हम बता देंगे, साहबानों का केस। इसको लिख करके ही आना। बिना लिखे आओगे तो कॉपी आधा अधूरा लगेगा, वो सुंदरता नहीं आएगी। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लिख रहे होगे तो इस साहबानों का केस जरूर लिखना, वरना सुंदरता ही नहीं आएगा उस आंसर में। ठीक है, तो देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्य नागरिक संहिता। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि वन नेशन वन लॉ, एक राष्ट्र एक कानून। ठीक है, इसका कहना यही है। बार बार बीजेपी जो हमारे देश में जो रनिंग गवर्नमेंट है, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए इतना एग्रेसिव है, आक्रामक क्यों है? यही इसी ऑब्जेक्टिव के कारण, एक राष्ट्र एक कानून, सभी के लिए सामान्य कानून, बराबर का कानून, किसी भी जाति, धर्म, सेक्स डिटर्मिनेशन, किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के लिए उतना ही कानून रहेगा जितना औरों के लिए। ठीक है, हर एक इंसान के लिए एक समान कानून। किसके तहत? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी को एक समान अधिकार प्राप्त करना, ठीक है, प्रदान करना, साथ ही साथ एक समान कानून को बनाए रखना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि एक राष्ट्र में एक राष्ट्र होगा, मतलब भारत वह राष्ट्र है, और उसमें सामान्य कानून होगा, मतलब एक ही कानून होगा जो हिंदू को भी फॉलो करना होगा, मुस्लिम्स को भी फॉलो करना होगा, क्रिश्चियंस को भी फॉलो करना होगा, पारसीस को भी, जैन, बुद्धिस्ट, सभी को एक समान ही फॉलो करना होगा, है ना। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है कि इसका प्रस्ताव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देश के लोगों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। किसका? तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, अब जरा ये देखें कि पर्सनल लॉ जो है ना, ये जो टर्म आया है पर्सनल लॉ, यहां पर क्या लिखोगे? तो पर्सनल लॉ में तुम जरूर दर्शा देना कि वो हिंदू का भी होगा, वो मुस्लिम्स का भी होगा, वो क्रिश्चियंस का भी होगा, वो पारसीस का भी होगा, है ना। अच्छा, इनमें सभी में वही चीज देखने को मिलता है इनके पर्सनल लॉ पे, चाहे वो शादी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, उत्तराधिकार का कॉन्सेप्ट हो, मतलब सक्सेसर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मृत्यु का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो और क्या का कॉन्सेप्ट हो सकता है भाई, गोद लेने का कॉन्सेप्ट हो, यानी अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, सब में अलग अलग तौर तरीके से तुम्हें देखने को मिलता है, होता ही है। हिंदू में शादी का अलग कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम में शादी का अलग कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियन में अलग है, अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट अलग है, मृत्यु के बाद उनका ट्रेडिशन अलग है, हिंदू का ट्रेडिशन अलग है, मुस्लिम का ट्रेडिशनल अलग है, उनके पर्सनल लॉज में उनके ट्रेडिशंस को बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों में जो है ना, एक समानता लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना इस देश में काफ़ी जरूरी बताया गया है। ये आर्टिकल 44 में तुम्हें देखने को मिलेगा। इसका जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब जरा कहानियों पर आते हैं, और कहानी बड़ा ही गौर से सुनोगे, कल के पेपर में यही कहानी चुपचाप लिख डालो।
ठीक है, इसको रब कर देते हैं हम भाई। चलो देखो, बात करते हैं पर्सनल लॉ के बारे में। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट जो टर्म था ना पर्सनल लॉ का, ब्रिटिश काल में ही जो है सभी धर्मों का ग्रंथ होता ही है ना। सभी धर्मों का अपना अपना क्या होता है, प्रथा होता है, ट्रेडिशन होता है। तो उनको उनके मद्देनजर रखते हुए जो है ना इनको लाया गया था, बनाया गया था। समझे? किसको? ट्रेडिशंस को मद्देनजर रखते हुए, फिर होली बुक्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। किसको? पर्सनल लॉ को। किस समय? तो ब्रिटिश काल के ही समय, ब्रिटिश टाइम में ही। ठीक है, और बात अगर करें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का, किसका बात कर रहे हैं? हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के कब्जे के बाद हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ जो है एक पर्सनल लॉ की कैटेगरी में है। नहीं, ब्रिटेन के कब्जे करने से पहले ही हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का इस देश पर अस्तित्व बन चुका था। इस राष्ट्र पर, भारत जमीन पर, भारत की धरती पर अपना एक अस्तित्व बन चुका था। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ कि इन पर्सनल लॉज में जो है चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, डिफरेंशिएट किया गया, क्या सामान्यता है, क्या असामान्यता है, सब कुछ देखने को मिला। फिर उसके बाद एक टर्म आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है तुमको, किसका? बड़ा ही इसको याद कर लेना, इसको कल के पेपर में लिखना ही। देखो बड़े अक्षर में लिख दे रहे हैं, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल, इसका जिक्र नहीं करोगे तो बेकार है। जैसे साहबानों का जिक्र नहीं करोगे तो बेकार है, उसी तरह हिंदू कोड बिल, मुस्लिम कोड बिल का जो है जिक्र नहीं करोगे तो फिर बेकार है। अब ये हिंदू कोड बिल क्या है, तो इसको जानने से पहले जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। और देखो सन 1864 में ब्रिटेन के काल के समय 1864 में, कब? 1864 में ही जो है ना एंग्लो हिंदू लॉ लाया गया था। ठीक है, कब? 1864 में ब्रिटेन काल के समय एंग्लो हिंदू लॉ को क्या किया गया? बनाया गया। बनाया तो गया ही गया, लेकिन इसका विरोध भी बढ़ चढ़ के हुआ। किस आधार पर विरोध हुआ? तो इस आधार पर विरोध हुआ, ऐसा कहा गया कि इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, महिलाओं का अधिकार का हनन किया गया है, इसमें महिलाओं के लिए कोई अधिकार दिया नहीं गया है, मतलब ये महिला के विरुद्ध है। फिर क्या होता है कि आज़ादी के बाद, फिर कब होता है? आज़ादी के बाद। कब? 1956 में क्या होता है कि पार्लियामेंट में, संसद में क्या किया जाता है? तो हिंदू कोड बिल को पास किया जाता है। क्या किया जाता है? पास कर दिया जाता है। और इस बार महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाता है और साथ ही साथ उन पे उनके अधिकारों को बताया गया। फिर और क्या हुआ कि जैसे कि चाइल्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था, सक्सेसर का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें महिलाओं का कोई जिक्र नहीं था, उन सभी चीज़ों को लाया गया। फिर चाइल्ड मैरिज जैसे सिस्टम को भी ख़त्म किया गया। ठीक है, फिर क्या कहा गया कि अब पिता की संपत्ति पर महिला का भी अधिकार होगा, मतलब बेटी का भी अधिकार होगा। इससे पहले वाले में शॉर्ट्स में हम बताए थे कि क्या पुत्री अपने पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, तो जी हाँ कर सकती है, मैंने बताया था। तो 1956 में हिंदू कोड बिल में यही सब चीज़ों का जिक्र किया गया। ठीक है ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हिंदू कोड बिल में बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को और सिख धर्म के समुदाय को भी जोड़ा गया हिंदू कोड बिल में। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, ये सब इसके अगेंस्ट थे, इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है,
और अगर देखा जाए तो 1956 में हिंदू कोड बिल पास किया जिसका उद्देश्य चाइल्ड मैरिज उत्तराधिकार जैसे मामलों में बदलाव लाना। अभी हम बताएं, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है कि हिंदू कोड बिल में क्या, तो चाइल्ड मैरिज, फिर सक्सेसर का कॉन्सेप्ट, फिर अगर देखा जाए किसका, अगर देखा जाए कि हाँ इतना ही ठीक है यार, इससे ज़्यादा का क्या ही जरूरत है। चाइल्ड मैरिज है या सक्सेसर है, इस जैसे मामलों को जो है इनमें बदलाव लाने के लिए, इन मामलों में बदलाव लाने के लिए जो है ना हिंदू कोड बिल को 1956 में क्या किया गया, पास किया गया। ठीक है, किसको जोड़ा गया, तो बौद्ध धर्म को जोड़ा गया, क्रिश्चियंस को जोड़ा गया, सिख समुदाय को जो है इसमें जोड़ा गया। अब क्या होता है कि फिर बनता है अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी कॉन्सेप्ट आता है, और फिर वहाँ पर भी जो है ना शरीयत का कानून आता है सन 1937 में। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी एक कानून है, कहा जाए तो शरीयत का कानून है, उसका नाम ये है, चाहो तो नोट डाउन कर लेना। हिंदू कोड बिल का तो बात हुआ, अगर मुस्लिम का बात करें तो उसमें आता है तुम्हारा शरीयत, इंग्लिश में लिख देते हैं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937। कब, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 ये आता है। और फिर यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, किस चीज का, पर्सनल लॉ है ना भाई ये मुस्लिम का, तो वही कॉन्सेप्ट होगा, विवाह का कॉन्सेप्ट होगा, फिर तुम्हारा सक्सेसर यानी उत्तराधिकार का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं उत्तराधिकार का कॉन्सेप्ट का बात होगा। ठीक है, तो इन चीजों का बात किया गया। लेकिन क्या होता है कि कुछ समुदाय ऐसे थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही जो है ना इसका क्या कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे। कुछ समुदाय, कौन, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही जो है ना इसका विरोध भी कर रहे थे। और फिर उनका विरोध में यही बात था कि महिलाओं के अधिकार के विरुद्ध है, महिलाओं के अधिकार के लिए है ही नहीं। फिर एक समय आता है साल 2017 जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कौन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ट्रिपल तलाक जैसे कॉन्सेप्ट को डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कौन, सुप्रीम कोर्ट करता है। अब इसके लिए भी बहुत विरोध हुआ, कुछ कम्युनिटी जो थे मुस्लिम के ये कह रहे थे कि ये उनके पर्सनल लॉ पर हमला किया गया है। कौन कह रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग ही जो है, कुछ तबके के जो लोग हैं, कुछ पार्ट्स जो है उनका, वही कह रहा था कि ये उनके पर्सनल लॉ पर क्या किया गया, हमला किया गया। फिर क्या होता है कि साल 2019 में पार्लियामेंट में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट के बिल को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और साथ ही साथ क्या कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक के कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है। कब, साल 2019 में। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था, मगर इसका विरोध भारी पैमाने पे हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि साल 2019 में पार्लियामेंट में, संसद में इसमें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट को के बिल को क्या किया जाता है, लाया जाता है। और
ट्रिपल तलाक के कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रिपल तलाक के कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से खत्म किया गया। और क्या कहा गया कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा अगर कोई इस तरह का कंडक्ट करता है मुस्लिम महिलाओं के अगेंस्ट। ठीक है, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी मुस्लिम वाइफ के साथ ट्रिपल तलाक मतलब 3 तलाक लेने का अगर ऐसा कार्य करता है तो वो एक कानूनी अपराध होगा। कब कहा गया? साल 2019 में। फिर क्या होता है कि फिर मुस्लिम समुदाय इसका बढ़ चढ़ कर क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और फिर वही उनका यही कहना है कि ये मुस्लिम लॉ पर क्या है? हमला है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि हिंदू कोड बिल में भी यही बात कहा गया कि हिंदू महिलाओं के अधिकार के विरुद्ध है भाई। कब? जब एंग्लो हिंदू लॉ लाया गया। फिर 1956 में क्या हुआ कि इसके बिल को पास किया जाता है जहाँ उसके अधिकारों के बारे में बताया जाता है। फिर मुस्लिम लॉ होता है, वहाँ पर शरीयत का एक्ट आता है जहाँ पर फिर वही कहा जाता है कि ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के विरुद्ध है। ट्रिपल तलाक के कॉन्सेप्ट को साल 2017 में ख़त्म किया जाता है, उस पर बवाल मचता है। साल 2019 में इसका बिल पास होता है तो उस पर बवाल मचता है। फिर क्या? अब तुम्हारा अगला आंसर में जो लिखने का बात होगा कि ये सारा बैकग्राउंड था। अब वहाँ पे तुम्हारा बात पूछेगा कि यूसीसी की मांग कब उठी। मतलब तुम इसको अपने आंसर में जरूर लिखना कि आखिर की यूसीसी का मांग उठा ही कब था अपने देश में, है कि नहीं? बोलो। देखो, यूसीसी का मांग उठना भी बहुत जाहिर है, बहुत ज़रूरी है। अब यूसीसी का जो मांग है कोई स्टेट लेवल का मांग नहीं है भाई, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मतलब नेशनल मुद्दा बन चुका है। ठीक है ना? जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर तुम्हारा कौन? गुजरात हो गया, उत्तराखंड, यहाँ पर जो है इसको लाए जाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है और उत्तराखंड में तो ला दिया गया है। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और हमारा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कौन? भारतीय जनता पार्टी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है वो बहुत एग्रेसिव है भाई यूसीसी को लाने के लिए, बहुत आक्रामक है। उनका भी कहना ठीक ही है कि 1 नेशन 1 लॉ रहेगा तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, असमानता नहीं होगा, है ना? अब कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हारा क्या व्यू है कि क्या इसको लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। खैर, ये हम अभी अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि बीजेपी जो है ना, साल 2019 में यूसीसी को लाने के लिए वादा भी करती है। कौन? बीजेपी गवर्नमेंट। साल 2019 में उन्होंने जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया था उसमें जो है यूसीसी को लाने का जिक्र भी किया था कि हम यूसीसी को ला करके रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने देश में जो है यूसीसी जो है 1956 से ही जो है बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। 1835 में भी यूसीसी को लाने का बात किया गया था और उस समय भी यह चर्चा उठा था कि देश में एक समान कानून होना चाहिए। ठीक है, सामान्य नागरिक संहिता होना ही चाहिए। फिर क्या होता है कि 1985 का एक लहर उठता है। लिखना इन सब बातों को आंसर में। ऐसा नहीं है कि 1956 के बाद लहर शांत हो गया, नहीं। देखो तो 2017 में लहर चला, 19 में लहर चला, अभी लास्ट ईयर ही शायद कि इसी साल भी इसका जिक्र बार बार हो रहा है, बहुत हो रहा है, भर के हो रहा है। कांग्रेस वगैरह जो पार्टी है इसका भर चढ़ कर क्या कर रहे हैं भाई? विरोध कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। मगर बीजेपी क्या है, इसको लाने के लिए पूरा जोर शोर की हुई है भाई, एकदम। तो ऐसा नहीं है कि इसका लहर शांत हो गया। 1985 के बाद भी कंसिस्टेंटली ये लहर चलते ही आया है। और 1985 के बाद एक ऐसा दौर आता है
जो बड़ा ही जबरदस्त दौर होता है, ठीक है। और निरंतर इसका विरोध किया ही जाने लगा। क्या 1985 के बाद निरंतर इसका विरोध किया जाने लगा, निरंतर। फिर एक समय आता है जब एक लैंडमार्क केस आता है, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का नाम होता है शाहबानो का केस, शाहबानो केस। इस केस को जरूर लिख लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। शाहबानो का केस कल के पेपर में जरूर लिखना, शाहबानो का केस। क्या था ये केस? ये केस यही था कि शाहबानो नाम की एक महिला होती है जिनका उम्र कितना होता है? 72 साल होता है। कितना होता है? एज कितना होता है? 72 साल। इनके पति देव जो है, पति जो है जिनका नाम होता है मोहम्मद खान, क्या करते हैं कि इस महिला को 72 साल की एज में क्या दे देते हैं? ट्रिपल तलाक दे देते हैं, ट्रिपल तलाक दे देते हैं। अब क्या होगा भाई? यह कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने जजमेंट में क्या कहा कि मोहम्मद खान साहब को कि आप अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देंगे, गुजारा भत्ता क्या प्रदान करेंगे। जजमेंट में तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके लिए भी देश में बवाल मचा। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या किए? बवाल मचाए। उनका कहना था कि उनके पर्सनल लॉ में जो है 1 साल से ज़्यादा का गुजारा भत्ता अवैध, वो गलत है। उनका यही कहना था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देंगे, मेंटेनेंस देंगे। अब खुद बताओ कि अगर पत्नी ने पत्नी को तलाक मिल गया तो पत्नी को तो मेंटेनेंस चाहिए ना अपना जीवन यापन करने के लिए। मगर इनका भी कहना था और इनके समुदाय का भी कहना था कि 1 साल से गुजारा भत्ता हमारे पर्सनल लॉ के अगेंस्ट चाहिए। हमारे पर्सनल लॉ पर क्या किया जा रहा है? हमला किया जा रहा है। हम 1 साल से ज़्यादा का गुजारा भत्ता नहीं दे सकते, नहीं दिया जा सकता। इस तरह का बात उठा। उसी समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था श्री राजीव गांधी जी, उस समय तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बड़ा ही सराहा, मोस्ट वेलकम किया, हार्दिक जो है उनका स्वागत किया इस जजमेंट को। मगर जैसे ही वो क्या होते हैं, चुनाव हारते हैं, आगामी चुनाव जो है लोकसभा का इलेक्शन हारते हैं, तो फिर इसके विरुद्ध हो जाते हैं, इस जजमेंट के वो विरुद्ध हो जाते हैं। और क्या करते हैं कि एक चेंज आता है। उसके बाद 1986 में ही शायद, ठीक है, 1986 में ही जो है मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल में एक चेंज लाया जाता है, जिसमें कि सीआरपीसी 125 जो सेक्शन है, जब सीआरपीसी पढ़ोगे, अब तो नया वाला कानून में अलग सेक्शन है, लेकिन अर्लियर सीआरपीसी की धारा 125 में था मेंटेनेंस का बात, जहां पर दोनों के बारे में था कि कोई भी अगर अपने पति पत्नी को हो, चाहे बच्चे को हो, चाहे फिर माँ बाप को गुजारा भत्ता देने का बात किया गया था। वहाँ पे स्पेशलाइज नहीं किया गया था कि सिर्फ मुस्लिम देगा या हिंदू देगा, ठीक है। मगर 1986 में जब मुस्लिम प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ बिल को फिर से लाया जाता है और उसमें एक अमेंड किया जाता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 में अब मेंटेनेंस का जो बात है, मेंटेनेंस के बाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को नहीं देना है, मुस्लिम कम्युनिटी का लोग जो है वो नहीं देगा गुजारा भत्ता। तो अब अगर सीआरपीसी उठा के देखोगे तो वहां पे मुस्लिम का बात नहीं किया गया है, ठीक है। उस क्या कहा गया देखो, हम पढ़ के सुना देते हैं कि 1986 में मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल लाया गया, जहां सीआरपीसी 126 में मेंटेनेंस के प्रावधान में से मुस्लिम कम्युनिटी में जो महिलाएं थी उनका जिक्र हटा दिया गया, उनका जिक्र ही हटा दिया गया कि उनको किसी तरह का मेंटेनेंस मिलेगा, उनके बच्चों को किसी तरह का मेंटेनेंस मिलेगा या माँ बाप को किसी तरह का मेंटेनेंस मिलेगा। इसलिए क्योंकि मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है उसमें कहा गया है कि 1 साल से ज़्यादा अगर मेंटेनेंस देते हैं तो वो अवैध है, वो उनके लॉ के खिलाफ। सोच लो भाई, तो इतना सब कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड में था,
कि लास्ट में तुमको इस केस का जिक्र करना ही पड़ेगा। और जाते जाते इस लेक्चर को खत्म करते करते एक और बात बता दें कि इस चीज का भी जिक्र करना अपने आंसर में कि गोवा अपने देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, गोवा अपने देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड है, जिसका नाम क्या दिया गया है, गोवा फैमिली लॉ। वहां पर सब अपना अनुपालन किया जाता है इस लॉ का, अपने देश का एकमात्र ऐसा राज्य। ठीक है, हम तो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, बात कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है कि एक राष्ट्र एक कानून है कि नहीं। तो गोवा अभी फिलहाल एकमात्र ऐसा राज्य है ना जहां पर कॉमन लॉ है, सभी के लिए, सभी कम्युनिटी के लोग के लिए एक समान कानून है। ये इतना सब कुछ है तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड में। देखो मैंने बारीकी से सरल शब्द में बता दिया। पहले क्या था, ब्रिटिश काल में क्या था, ब्रिटिश कब्जे से पहले क्या था, हिंदू कोड बिल कब आया, एंग्लो हिंदू लॉ क्यों बनाया गया, क्यों इसका विरोध हुआ, मुस्लिम लॉ क्यों आया, कब कब इसका विरोध किया गया, शाहबानो का केस क्या था, सारे चीज़ का हम जिक्र कर दिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में। और बार बार यही कह रहे हैं अपने देश में पूर्णतः यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लागू है। हम सभी पे क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल होता है, सिविल लॉ एप्लीकेबल होता है, बस कुछ पार्ट्स को छोड़ दो, जैसे फैमिली लॉज को छोड़ दो, ठीक है, इन पार्ट्स को छोड़ दो, तो रेस्ट जितना भी सब कुछ है ना, ये हमारे देश में ऑलरेडी यूसीसी के पे ही बेस्ड है। तो सरकार चाहती है कि जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है ना, जिसपे यूसीसी के का एप्लीकेबिलिटी नहीं हो रहा है, उसको लाया जाए, तो आने दिया जाए, क्या दिक्कत है। तो अपने आंसर में भी अपने व्यू को ज़रूर लिखना और कंक्लूजन में इन सभी व्यूज़ को ज़रूर डालना, ठीक है। तो आई होप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझ में आ गया होगा बड़े ही आसान शब्दों में जो मैंने कहा। तो कल का पेपर बड़े ही मस्त से देना और टेंशन फ्री होकर के देना। सभी को बेस्ट ऑफ लक और खुश रहो और ख्याल रखो सभी को अपना। प्रणाम और सीताराम।